उस शख्स का नाम कर्बी फॉस्टर था। वो रुक कर बोला, मेरे खुदा तुम? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, इसमें हैरानी की क्या बात है डियर फॉस्टर? वो परेशान नजर आ रही थी। मैंने तेज आवाज में कहा, मेरे मुताल्लिक बाद में, बराह करम देर न करें। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करती हूँ, लेकिन। और उसी वक्त अंदर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एहसास हो गया कि कार में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैंने बस एक लम्हे में फैसला कर लिया। दूसरे लम्हे कार सड़क पर लहराई और फिर उसमें पूरे ब्रेक लग गए। गूनी मैक्लॉरेंस का खूबसूरत होटल जगमगा रहा था। रात को 10:30 बजे एनी पार्कर, गूनी मैक्लॉरेंस और दूसरे चंद सफेद फामों के साथ सकारा के बैंक्वेट हॉल में नजर आई। उस हॉल को इंतहाई हसीन पैमाने पर आरास्ता किया गया था। ऑर्केस्ट्रा निस्फ दायरे की शक्ल में स्टेज के एक साइड जमा हुआ हल्की हल्की धुनें बजा रहा था। एनी पार्कर बिलाशुबा खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे में खास बात यह थी कि वो जिंदगी से भरपूर था और एनी पार्कर के अंदाज से जरा भी ये एहसास नहीं होता था कि उसे किसी किस्म का खतरा है। शायद होटल के दूसरे हिस्सों में वो वक्त गुजार चुकी थी और खाने पीने का सिलसिला खत्म हो गया था। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हुई तो जोड़े उठ उठ कर चौबी फर्श पर जाने लगे। उस मौके पर गूनी मैक्लॉरेंस ने अपनी अब तक की काविशों का मुआवजा वसूल करने की ठानी और एनी पार्कर के करीब पहुंच गया। मैं नहीं जानता था कि एंड्रयू उस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं एंड्रयू के मुहैया किए हुए एक खूबसूरत लिबास में मलबूस रेनॉल्ड के मेकअप में एक सुतून की आड़ में खड़ा हुआ था। मेरी उंगलियों में रेनॉल्ड का पसंदीदा सिगरेट था और मैं उस सिगरेट के गहरे गहरे कश लगा रहा था। निगाहें एनी पार्कर और गूनी मैक्लॉरेंस के गिर्द चकरा रही थी। एनी पार्कर इस हंगामा खेज माहौल में बेहद खुश नजर आती थी। वो नहीं जानती थी कि उसके चारों तरफ बदमाश और खतरनाक मुजरिमों के ग्रोह मौजूद हैं और ये खतरनाक लोग अपनी अपनी दोस्तों के साथ रक्स कर रहे थे। हॉल में सफेद जैकेटों और सफेद पतलूनों में मलबूस बैरे फुर्ती से मेहमानों की तवाज़ो करने में मसरूफ थे। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये बैरे गूनी मैक्लॉरेंस के खास आदमी हैं और चोटी के बदमाश हैं। उनमें कुछ खवातीन वेटर्स भी अपने फराइज अंजाम दे रही थीं। मैं नहीं जानता था कि उन तमाम अफराद में से कौन कौन मुझे रेनॉल्ड की हैसियत से पहचानता है, मगर अभी तक किसी ने मुझसे हम कलाम होने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर तक मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मैं इस बात से खुद को बचा रहा था कि कोई मुझे रक्स की पेशकश करे, इसलिए मैंने उस सुतून की आड़ का सहारा लिया था। अलबत्ता जब एक दराज कामत और दिलकश लिबास में मलबूस एक हसीन लड़की मेरी जानिब बढ़ी तो मुझे उस जगह से हटना पड़ा। उसके बाद मैं हॉल से निकल आया और उस इमारत का जायजा लेने लगा। मैं होटल के पार्किंग लॉट में चला आया। मेरी गाड़ी उस मखसूस जगह पर खड़ी थी जहां मैंने उसे प्रोग्राम के मुताबिक खड़ा किया था। मैं नहीं जानता था कि एनी पार्कर के इग़वा के सिलसिले में यहाँ क्या ड्रामा होने वाला है, लेकिन बहर सूरत मैं पूरी तरह तैयार था। मैं दोबारा अंदर पहुंचा। रक्स का पहला राउंड खत्म हो चुका था और शायद दूसरे राउंड की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि जोड़े 24 फर्श से वापस नहीं आए थे। इस बार भी शायद गूनी मैक्लॉरेंस एनी के साथ रक्स करना चाहता था, क्योंकि वो उसके करीब ही मौजूद था और वो दोनों बातें कर रहे थे। बिलाखिर दूसरे राउंड के लिए मौसीकी शुरू हो गई और उस वक्त दुबले पतले बदन का एक करख्त चेहरे वाला शख्स मेरे करीब से गुजरा और मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने उस शख्स को फौरन पहचान लिया, क्योंकि मैंने उसकी तस्वीर भी देखी थी और इन तमाम तस्वीरों पर दर्जशुदा नाम ज़हन नशीन कर लिए थे। उस शख्स का नाम कर्बी फॉस्टर था। वो रुक कर बोला, मेरे खुदा तुम? मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, इसमें हैरानी की क्या बात है डियर फॉस्टर? वो बोला, तुम्हारे बारे में तो अजीब अजीब खबरें सुनने को मिली थी। मैंने उसे तीखी निगाहों से देखा। कहा, मसलन? वो बोला, हम सब तो तुम्हारा ताज़ियती इजलास भी मुनक्किद कर चुके हैं। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, किसी कॉकटेल पार्टी में? वो बोला, नहीं डियर रेनॉल्ड, मजाक की बात नहीं है, हमें तुम्हारी मौत का बहुत रंज हुआ था। मैंने पूछा, हमसे तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, ओ यकीनन तुमने भी वो खबर नहीं सुनी होगी। दरअसल मेरा गिरोह लैंकास्टर के गिरोह में जम हो गया है और अब हम दोनों के मफादात यकसां हैं। दरअसल रेनॉल्ड हैमर लैंकास्टर का गिरोह बेहद मजबूत हो गया था और मुझे आए दिन की खूरेजी पसंद नहीं थी। इस तरह काम करने से मौके ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये झगड़ा ख़त्म कर दिया। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, ये वाकई नई खबर है। फॉस्टर ने सवाल किया, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने रस्मन जवाब दिया, कोई खास काम नहीं। वो बोला, मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि। मैंने उसका जुमला पूरा कर दिया, हैमर के ग्रोह में आ जाओ, यही ना? फॉस्टर बोला, इसमें हर्ज ही क्या है? मैंने कहा, मगर एक मुर्दा शख्स को हैमर के ग्रोह में कौन सी जगह मिल सकती है?
वो बोला, मेरी बात को मजाक मत समझो रेनॉल्ड, हम लोगों ने यही सुना था कि तुम जापान में फंस गए थे और ख्याल था कि तुम वहां मारे गए हो। बहरहाल मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे मिलूंगा। और हाँ सुनो, मेरी ये पेशकश मुखलिसाना है, ठीक है? उसने कहा और आगे बढ़ गया, लेकिन चंद कदम जाकर वो फिर ठिठक गया, मेरी तरफ मुड़ा और दोबारा मेरे पास आ गया। बोला, तुम किसी के साथ रक्स नहीं कर रहे हो? मैंने सपाट लहजे में कहा, नहीं। फॉस्टर ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, अपनी पसंदीदा पार्टनर की तलाश है। वो बोला, उस लड़की को देखो जो गूनी मैक्लॉरेंस के साथ है। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ खूबसूरत है। वो बोला, गूनी हमेशा बेहतरीन पार्टनर तलाश करता है। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। वो दोबारा आगे बढ़ गया। मेरे होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। चंद बातों पर मुझे मुसर्रत भी थी। अव्वल ये कि फॉस्टर को रेनॉल्ड की हैसियत से मेरी आवाज और लहजे पर कोई शुबा नहीं हुआ था और न मेरे मेकअप में कोई खराबी थी। फॉस्टर की हैरत भी मेरे लिए बायसे दिलचस्पी थी। दूसरी बार वो पलटकर इसलिए आया था कि एनी पार्कर के बारे में मेरे तासुरात मालूम कर ले। वो जानना चाहता था कि कहीं मैं भी एनी पार्कर के चक्कर से वाकिफ तो नहीं हूँ। और उसके बाद वो मुतमईन होकर आगे बढ़ गया था। रक्स मौसीकी जारी रही और वक्त गुजरता गया। एनी पार्कर ने कई लोगों के साथ रक्स किया, लेकिन उसका ज्यादा वक्त गूनी के साथ ही गुजर रहा था। उस वक्त रात का 1 बजा था और मैं ऑर्केस्ट्रा के शोर से किसी कदर उकता कर बाहर निकल आया था। तब मैंने चंद कारें पार्किंग लॉट में पार्क होती देखी। फिर एक कार से मैंने एक भारी बदन के शख्स को उतरते देखा। स्याह सूट में मलबूस उस शख्स के साथ 2 आदमी नीचे उतरे थे, जिनके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थी। भारी बदन वाले उस शख्स को मैंने फौरन पहचान लिया। ये हैमर लैंकास्टर था। यकीनन उसके साथ उसके आदमी होंगे। मैं बर्क रफ्तारी से एक कार की आड़ में छुप गया। तब मैंने कारों ही के दरमियान से कर्बी फॉस्टर को हैमर लैंकास्टर की तरफ आते देखा। काफी फासला था, इसलिए मैं उन लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तो न सुन सका, लेकिन इस बात का अंदाजा मैंने बखूबी कर लिया था कि फॉस्टर, जो अब हैमर के गिरोह में शामिल हो गया है, हैमर को अंदर की तफसीलात बता रहा है। मैंने अंदाजा लगा लिया कि जो खेल अब शुरू होने वाला है उसमें अब ज्यादा देर नहीं है। चुनाचे मैं कारों की आड़ लेता हुआ पीछे ही पीछे से गुजर कर फिर हॉल में आ गया। मैंने जल्दी से एक वेटर को बुलाकर 5 पाउंड का नोट उसके हवाले करते हुए कहा, मिस्टर, तुम्हें जहमत तो होगी, इन खातून को जो मिस्टर मैक्लॉरेंस के साथ रक्स कर रही हैं इत्तला दो कि उनका टेलीफोन आया है। वेटर ने 5 पाउंड का नोट तो कबूल कर लिया, लेकिन चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद वो सूरत हाल से वाकिफ था। उसने कड़ी निगाहों से मेरा जायजा लिया और फिर तीखे लहजे में बोला, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं उनका गार्ड हूँ, बराहे करम। वेटर किसी कदर मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। मैंने उसे 24 फर्श पर जाते देखा। गूनी उसे रुक कर देखने लगा। वेटर ने मेरी कही हुई बात रुककर एनी पार्कर को बता दी और एनी पार्कर गूनी से माजरत करके वेटर से फोन की जगह पूछती हुई चल पड़ी। चंद साथ के अंदर अंदर वो हॉल से निकल आई थी और अब उसका रुख टेलीफोन बूथ की जानिब था। मैंने आहिस्तगी से उसका ताकुब किया और जब वो एक टेलीफोन बूथ में दाखिल हुई तो मैं भी उसके करीब पहुंच गया। उसने टेलीफोन बूथ का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैंने दरवाजे को खटखटाया और सामने लगे हुए शीशे में एनी पार्कर की शक्ल देखने लगा। वो चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जे हो गई थी और उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो गए थे। मैंने गर्दन खम करके उसे अपने दोस्त होने का यकीन दिलाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा, मुझे माफ कीजिए मिस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? आपका कोई फोन नहीं है? वो इत्तला मैंने आप तक पहुंचाई थी। एनी पार्कर मुतहय्यर रह गई। वो टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। उसने बगौर मुझे देखा और बोली, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि आप यहाँ सख्त खतरे में हैं। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा। ओह, कैसा खतरा? मैंने कहा, इसकी तफसील मैं किसी वक्त बता दूंगा, फिलहाल आप मेरी हिदायत पर अमल करें। वो बोली, क्यों, तुम कौन हो? वो परेशान नजर आ रही थी। मैंने तेज आवाज में कहा, मेरे मुताल्लिक बाद में, बराहे करम देर न करें। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करती हूँ, लेकिन। और उसी वक्त अंदर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही लातादाद चीखें उभरी। मैंने कहा, खेल शुरू हो गया है, क्या आप अब भी देर करेंगी? वो बोली, नहीं शुक्रिया, बराहे करम मुझे मेरी कार तक पहुंचा दो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, इस वक्त तारुफ का मौका भी नहीं है, मैं जरूर आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, आइए। मैंने उसे उसकी कार तक पहुंचाया और जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरी इस कार्रवाई पर एंड्रयू भी हैरान रह गया था, बशर्ते कि वो मेरी कारकर्दगी की निगरानी कर रहा हो। बज़ाहिर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। अंदर अब बाकायदा ठन गई थी। स्टेन गन्नों की आवाजें आ रही थीं और चीखते चिल्लाते लोग बाहर भाग रहे थे। कारें बेतहाशा पार्किंग लॉट से बाहर निकल रही थीं और एक दूसरे से टकरा रही थीं। मैं जिस मकाम पर खड़ा था वो कतई महफूज था। आन की आन में पार्किंग लॉट खाली हो गया, सिर्फ चंद गाड़ियां वहां नजर आ रही थीं। मैंने जलते हुए सिगरेट को जूते से मसला
और वहां से फिर उस राहदारी में आ गया जहां से गुजर कर बैंक्वेट हॉल में जाने का रास्ता था। गोलियां चलनी बंद हो गई थीं और अब वहां सन्नाटा था। वसीओरीज हॉल पर अब मौत का सा सुकूत मुसल्लत था। अंदर 15-20 लाशें पड़ी हुई थीं। ऑर्केस्ट्रा बजाने वालों में से 5 अफराद गोलियों का शिकार हुए थे। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। शराब उस खून में शामिल हो गई थी और जगह जगह टूटी हुई बोतलों के शीशे बिखरे हुए थे। कुर्सियां और मेजें उल्टी पड़ी थीं। दीवारों पर लगे हुए फानूस तबाह हो चुके थे। ये जगह खतरनाक हो चुकी थी। हरचंद के हॉल में उस वक्त कोई जिंदा आदमी मौजूद नहीं था जिससे मुझे कोई खतरा होता, लेकिन जान बचाकर भागने वालों को रास्ते में कोई न कोई पुलिस कार जरूर मिल जाएगी और वो उसे इस खूरेजी की इत्तला दे देंगे और चंद ही लम्हात के बाद पुलिस इस पूरी इमारत को घेरे में ले लेगी और वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे मैं उस कार में आ गया जो मुझे एंड्रयू ने फराहम की थी, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एहसास हो गया कि कार में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैंने बस एक लम्हे में फैसला कर लिया। दूसरे लम्हे कार सड़क पर लहराई और फिर उसमें पूरे ब्रेक लग गए। इस दौरान मैंने 3 बार बतख किसी क़ै क़ै सुनी थी और फिर एक जिस्म मेरी सीट के पास से गुजरकर विंड स्क्रीन से टकराया और मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। एक आवाज मुझे सुनाई दी, एंड्रयू। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी गर्दन छोड़ दी। मैं सर्द लहजे में बोला, सॉरी एंड्रयू। उसने शिकवा किया, भले आदमी, तुमने तो मेरी जान ले ली थी। मैंने कहा, दर हकीकत तुम्हारी जान बच गई है एंड्रयू, तुम्हें इस कार में छुपकर नहीं बैठना चाहिए था। एंड्रयू के हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। वो दोनों हाथों से गर्दन मोड़कर उसे झटके दे रहा था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, खुदा की पनाह, वाकई तुम तो मुझे मार ही देते। मैंने कहा, मगर तुम कार में कहां से घुस गए थे डियर एंड्रयू? वो बोला, बस दोस्त, जिस वक्त हॉल में हंगामा हुआ मैं वहीं मौजूद था, शायद तुम भी मुझे देख नहीं सके थे। मैंने एतराफ किया, हाँ मैंने तुम्हें नहीं देखा। वो बोला, हुआ यूं कि तुम तो बाहर निकल आए। मैंने देख लिया था कि तुमने वेटर के जरिए कोई कार्रवाई की है, क्योंकि तुम्हारी उस कार्रवाई के बाद वेटर एनी के पास पहुंचा था और उसने एनी से कुछ कहा था जिसके नतीजे में एनी पार्कर बाहर निकल गई थी। लेकिन दूसरे लोगों को शायद एनी के निकल जाने पर शुबा नहीं हुआ था। मुमकिन था कि गूनी मैक्लॉरेंस एनी के ताक़ुब में बाहर आता, क्योंकि वो किसी तरह उसे निगाहों से ओझल नहीं करना चाहता था। मगर एनी पार्कर के वहां से निकलते ही उसके साथ साथ पीछे पीछे चले आना भी मायूब था, इसलिए वो रुक गया। इससे कबल के गूनी कोई फैसला करता, दफतन बैंड मास्टर की पेशानी में सुराख हो गया। उसकी तेज दिलदोज चीख हॉल में गूंजी थी। उसके साथ ही ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया और फिर वहां मौजूद लोगों ने पिस्तौल निकाल लिए। बस उसके बाद ये सारा हंगामा हो गया। मैं बमुश्किल तमाम जान बचाकर हॉल से निकल सका था और उसके बाद सिवाय इसके कोई चाराकार नहीं था कि मैं तुम्हारी कार में छुप जाऊं। खुशकिस्मती थी मेरी कि मेरे पास तुम्हारी कार की डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी। चुनाचे मैंने तुम्हारी कार का दरवाजा खोला और सीटों के दरमियान छुप गया। मैंने हंसते हुए कहा, बस? एंड्रयू ने पूछा, हाँ इतनी ही कहानी है। मगर एनी पार्कर कहाँ है? मैंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, अपने ठिकाने पर। एंड्रयू ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं नहीं समझा अली। मैंने कहा, तफसील से बताऊंगा एंड्रयू। मैं एनी पार्कर से राब्ता कायम कर चुका हूँ। हरचंद के मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया। आइंदा मेरी और उसकी दूसरी मुलाकात भी होगी। एंड्रयू मुताज्जिबाना अंदाज में बोला, दूसरी मुलाकात? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, कहाँ, कैसे और कब? मेरा मतलब है, क्या दूसरे लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा? मैंने कहा, हाँ एंड्रयू, कोई उस तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो सूरत हाल से वाकिफ हो गई है और उसने यकीनी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लिया होगा। एंड्रयू परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। बोला, ओ मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा, आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद कोई तजवीज़ इस सिलसिले में मुझे नहीं बताई थी, इसलिए मेरे जहन ने जहां तक काम किया मैंने उसी पर अमल किया है। एंड्रयू बोला, लेकिन डियर अली, क्या इस तरह तुम दोबारा एनी पार्कर तक पहुंच जाओगे? मैंने कहा, हाँ मुझे यकीन है। और एंड्रयू सीट की पुश्त से टिक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर बोला, वैसे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया है, लेकिन बाहर सूरत जब मैंने इस सिलसिले में तुम पर मुकम्मल भरोसा किया है तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही ताउन करूंगा। अब कहाँ चल रहे हो? मैंने कहा, घर। बस अब इसके बाद आराम करेंगे। एंड्रयू शाने हिलाकर रह गया था। शायद उसका ख्याल होगा कि अब यहाँ से मैं एनी पार्कर के पास जाऊंगा। हरचंद के मुझे एनी पार्कर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने किया उससे मेरे जहन में एक तरतीब जरूर पैदा हो गई थी। मुझे यकीन था कि एनी पार्कर दोबारा मुझसे राब्ता जरूर कायम करेगी और अगर उसने खुद राब्ता कायम नहीं किया तो हम कोशिश करके उस तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद मेरा और एनी का तारुफ खासा दिलचस्प होगा। मुमकिन है वो मुझ पर एतमाद करने लगे और मेरे अपने ख्याल में उससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती थी।
اگر میں وہاں سے اینی پارکر کو اڑا لے جانے کی کوشش کرتا تو یقینی طور پر وہ میری طرف سے بھی محتاط ہو جاتی، اور اتنا تو میں جانتا تھا کہ کروڑپتی لڑکی اور وہ بھی یہودی اپنے تحفظ کا انتظام کر کے ہی چلی ہوگی۔ اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ ہوتا۔ ہاں، اتنا میں جانتا تھا کہ اگر اس کا اعتماد حاصل کر لیا جائے تو پھر یہ اتنا مشکل نہ ہوگا، اور یہ سب کچھ میں نے اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ ہم اس عمارت میں واپس آ گئے جہاں میرا قیام تھا، یعنی جو رینالڈ کی ملکیت تھی۔ رات کے تقریباً 2:45 بجے تھے۔ ریٹا گہری نیند سو گئی تھی۔ اینڈریو بری طرح تھکا تھکا نظر آ رہا تھا، یا پھر اسے کوئی چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ بولا، آرام کرو علی، تم نے واقعی میرے بدن کا جوڑ ہلا دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر گردن کو جنبش دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ بستر پر لیٹ کر میں اس خونی ہنگامے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ ریٹا اور اینڈریو کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی احساس نہیں ابھرا تھا، کیونکہ ریٹا کسی طرح مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری صبح دیر سے آنکھ کھلی، کیونکہ 3:30 یا 4 بجے کے قریب نیند آئی تھی۔ میں غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا تو ریٹا میرے بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اخبار رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا خبریں ہیں ریٹا؟ وہ مسکرا کر بولی، بہت اہم، بڑی سنسنی خیز۔ میں نے پوچھا، تم لوگ بھی دیر سے جاگے؟ وہ بولی، نہیں، میں تو حسب عادت جاگ گئی تھی۔ اینڈریو دیر سے جاگا تھا، لیکن اس کا کوئی فون آیا اور وہ فوراً چلا گیا۔ میں نے چونک کر کہا، ناشتہ کیے بغیر؟ ریٹا کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بولی، ہاں۔ میں نے سوال کیا، کس کا فون تھا؟ ریٹا کے انداز میں بیزاری تھی۔ بولی، پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، ناشتہ کر لیا تم نے؟ وہ بولی، نہیں، تمہارے جاگ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ لگاؤں؟ میں نے کہا، ہاں، بڑی بری حالت ہے، پلیز جلدی کرو۔ ناشتے کے دوران میں اخبار دیکھتا جا رہا تھا۔ سکارا کے ہنگامے کی خبر بہت مختصر تھی، کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے سے فارغ ہوئے۔ ریٹا مسکرا رہی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی خاص خبر نظر نہیں آئی ریٹا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، اخبار کی بات کر رہے ہو؟ میں نے بھی گھما پھرا کر بات کرنے کی کوشش کی۔ کہا، ہاں۔ وہ بولی، مگر میں اخبار کی خبروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کچھ ذاتی خبروں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا، او، میں اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ ریٹا نے انکشاف کیا۔ بولی، اینڈریو تم سے گھبرانے لگا ہے۔ میں نے کہا، حیرت ہے، بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بولی، اس کے خیال میں تم صرف ایک طالب علم اور ایک جذباتی قاتل نہیں ہو، بلکہ انتہائی فطانت سے عمل کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والے انسان ہو۔ میں نے کہا، کیا اس میں اینڈریو کی گھبراہٹ کا کوئی پہلو نکلتا ہے؟ ریٹا نے جواباً کہا، ہاں۔ میں نے اسے کریدنا چاہا، وہ کس طرح؟ بولی، رات کو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے جگایا اور معذرت کر کے کہنے لگا کہ اس وقت مجھ سے گفتگو ضروری تھی، ورنہ اسے نیند نہ آتی۔ بہرحال وہ گفتگو تمہارے بارے میں کچھ نئی معلومات پر مبنی تھی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، خوب، کیسی معلومات؟ بولی، اس نے سوال کیا، ریٹا، تمہارے خیال میں یہ علی کس قدر ذہنی صلاحیتیں رکھتا ہے؟ کیا تم نے اسے بہت ذہین پایا ہے؟ کیا فطری طور پر وہ خود کو چھپائے رکھنے کا عادی ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا۔ ریٹا بولی، میں نے سوال کیا، کیوں؟ اینڈریو نے کہا، وہ اس قدر سادہ نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ریٹا بولی، میں نے کہا، مگر وہ خود کو سادہ تو ظاہر نہیں کرتا۔ امریکن پولیس کو دھوکہ دے کر نکل آنے والا اور کئی مقتدر لوگوں کو قتل کرنے والا کوئی سادہ لوح انسان تو نہیں ہو سکتا۔ تب اینڈریو نے مجھے کہا، وہ قتل جذباتی نوعیت کے تھے ریٹا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ کوئی تربیت یافتہ جرائم پیشہ انسان نہیں ہے۔ ایک چالاک آدمی کی مدد سے وہ وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ وہ ہماری خام خیالی تھی، اصلیت کچھ اور ہے۔ اینڈریو کے لہجے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی حیران ہو گئی۔ تب میں نے اسے پوچھا، اصلیت کیا ہے اینڈریو؟ وہ بولا، وہ انتہائی شاطر، آہنی اعصاب کا مالک، ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے۔ وہ اپنے دشمن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رات کو اس نے جو کچھ کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے اور وہ اپنے طور پر بازی جیتنے کے چکر میں ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کافی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ ریٹا خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، او ریٹا، یہ اینڈریو کی غلط فہمی ہے اور میرے خیال میں قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ وہ جرائم پیشہ انسان ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے سے محتاط رہتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جرائم کی زندگی نہیں اپنانا چاہتا، بلکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہی ہے۔ ریٹا بولی، تمہارے ذہن میں کچھ بھی ہو علی، میں تمہیں ہوشیار کرنا ضرور سمجھتی ہوں۔ اینڈریو اب ناقابل اعتبار ہے۔ میں نے کہا، اس سے فرق نہیں پڑتا ریٹا، اس کی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ میں اس کی دولت اور اینی پارکر کے اغوا سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔
पहले तो मैं सिर्फ एंड्रयू के लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन ये मालूम करके कि मिस पार्कर नस्लन यहूदी है, मेरी अपनी दिलचस्पी भी उसमें शामिल हो गई है। रीटा ने हैरत से कहा, तुम्हारी दिलचस्पी? मैंने कहा, हाँ, इसराइल के हर दोस्त को नुकसान पहुंचाना मेरा नस्बुलैन है। मेरी बात पर रीटा खामोश हो गई। मैंने कहा, बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया रीटा कि तुमने मुझे एंड्रयू की फितरत से रूशनास करवाया। मेरा ख्याल है उसके बारे में अपने ख्यालात खराब न करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। रीटा ने जवाबन कहा, मुझसे इज्तिनाब एंड्रयू के हक में बेहतर नहीं होगा अली, ये बात मैं साफ साफ कह रही हूँ। बहरहाल मुझे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उस बारे में मजीद कुछ न कहा। रीटा भी खामोशी से कुछ सोचती रही। फिर उसने कहा, तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है अली? मैंने कहा, कोई खास नहीं। क्यों? बोली, मैं ये कहना चाह रही थी कि चूंकि एंड्रयू मुझे तुम्हारे बारे में कोई हिदायत नहीं दे गया, उसके अलावा मिस्टर बर्ट्रैंड के यहाँ से मेरी गैर हाजिरी तवील हो गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम जो दिल चाहे करो, यहाँ रहकर इंतजार करो एंड्रयू का, या चाहो तो सैरो तफरी करो, ये तुम पर मुनहसिर है। मुझे भी तो अपना मुस्तकबिल अजीज है। मैंने जवाब दिया, ओके, और रीटा चली गई। उसके जाने के बाद देर तक मैं उन हालात के बारे में सोचता रहा। रीटा एंड्रयू से काफी बरगश्ता नजर आती थी, या फिर ये सब अदाकारी भी हो सकती थी। एन मुमकिन था कि ये एंड्रयू और रीटा की प्लानिंग हो। एंड्रयू से बरगश्तगी का इजहार करके वो मेरा एतमाद हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो, क्योंकि जिस तरह वो एंड्रयू से वालिहाना मोहब्बत करती थी, उसके पेश नज़र ये बात किसी कदर अजीब नजर आती थी कि वो इतनी जल्दी उससे इस कदर खिंच जाए। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दोनों मुश्तरका तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए हों कि रीटा मेरा एतमाद हासिल करके मेरी कार्रवाइयों से आगाह होती रहे। सच्ची बात यह थी कि मैं एंड्रयू के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहता था, बल्कि लंदन में अपने लिए हालात साजगार बनाकर यहाँ से बैरूत निकल जाने का ख्वाहिशमंद था। वैसे फिलहाल तो कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और उन दोनों की गैर मौजूदगी में घर बैठे रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैं लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर निकल आया। कार मौजूद थी, मगर मैंने उसका इस्तेमाल पसंद नहीं किया। मैं रेनॉल्ड के मेकअप में था और बाहर अली की हैसियत से पहचान लिए जाने का खतरा भी नहीं था, इसलिए कोई परेशानी न थी। वैसे उस मेकअप के भरपूर होने की तस्दीक भी हो गई थी, क्योंकि रेनॉल्ड के दरीना शनासाओं ने भी मेरी आवाज और बोलने के अंदाज पर शुबा नहीं किया था, इसलिए उम्मीद थी कि कोई और भी शुबे का शिकार न होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।